हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल नॉन स्टॉप स्टडी पर। मेरा नाम है अमित सोनी और आज हम पढ़ेंगे अपनी साइंस की क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 10। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 9 तक हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने मेरी पिछली सारी वीडियोज नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी पिछली वीडियोज का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न 1। मात्रात्मक रूप से किसी वस्तु का जड़त्व डैश से मापा जाता है। तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान से मापा जाता है। जड़त्व होता क्या है? जड़त्व वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु की एक समान गति अथवा विराम अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 2। बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? इस प्रश्न का आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। बिना बुझे हुए चूने या हम कहें कच्चे चूने का रासायनिक सूत्र CaO होता है। CaOH का ऑल्टवाइज ये आपका बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र होता है। NaCl आपका नमक का रासायनिक सूत्र होता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 3। वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन होता है। फ्रेंड्स, परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें कुछ नए पदार्थ बनते हैं वो आपका रासायनिक परिवर्तन होता है। जैसे दूध से दही का बनना आपका रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है फ्रेंड्स। और बर्फ से पानी बनना ये आपका भौतिक परिवर्तन होता है। इसमें क्या होता है, भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। जैसे हम कहें बर्फ से पानी बन गया तो पदार्थ नहीं बना, केवल पदार्थ की अवस्था बदल गई है, वो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आ गया है। और रासायनिक परिवर्तन में कुछ नए पदार्थ बनते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। कैल्शियम कार्बाइड और जब जल की अभिक्रिया की जाती है तो नए पदार्थ बुझा हुआ चूना CaOH का ऑल्टवाइज और एसिटिलीन गैस निकलती है। तो ये आपका जो परिवर्तन होगा वो रासायनिक परिवर्तन होगा। इसमें आपके नए पदार्थ बन रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 4। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? इस प्रश्न का आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। जल आपका तत्व नहीं है, ये एक यौगिक है। तत्व क्या होते हैं? जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं। जैसे सोडियम में सोडियम के परमाणु होते हैं Na, इसका सिंबल होता है। कार्बन का सिंबल C होता है। टिन का सिंबल SN होता है। और जबकि जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो आपका H2O होता है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो तत्वों के परमाणु मिले होते हैं। इस वजह से जल जो है आपका यौगिक है, तत्व नहीं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 5। निम्नलिखित में से कौन कार्बन का एक रूप नहीं है? इस प्रश्न का आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। हेमेटाइट जो है वो कार्बन का रूप नहीं है। हेमेटाइट लोहे का एक अयस्क है। अयस्क मैंने आपको बताया था, अयस्क क्या होते हैं? जिनमें से धातु आसानी से निकाली जा सकती है। हेमेटाइट का जो रासायनिक सूत्र होता है वो Fe2O3 होता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। सीसा पेंसिल में सीसा कितने प्रतिशत होता है? इस प्रश्न का आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। सीसा पेंसिल में सीसा का प्रतिशत 0% होता है। अर्थात सीसा पेंसिल में सीसा नहीं होता, केवल इसका नाम ही सीसा पेंसिल है। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 7।
हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? इस प्रश्न का आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील फ्लोरीन गैस है। हैलोजन कौन से तत्व होते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में 17वें समूह के तत्वों को हम हैलोजन बोलते हैं। इनमें आपकी जो फ्लोरीन गैस होती है F, वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील होती है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 8, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम है? इस प्रश्न का आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम म्यूरिएटिक अम्ल भी है। हाइड्रोजन सल्फेट का आपका फॉर्मूला क्या होता है? हाइड्रोजन सल्फेट का आपका फॉर्मूला होता है H2SO4। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है आपका? HNO3। सोडियम क्लोराइड जो आपका नमक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। हाइड्रोक्लोरिक का फॉर्मूला क्या होता है? HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 9, रिचार्जेबल सेल में सेल के भीतर किस प्रकार की ऊर्जा भंडारित होती है? इस प्रश्न का आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। रिचार्जेबल सेल या हम जिन्हें द्वितीयक सेल भी कहते हैं, इनमें रासायनिक ऊर्जा होती है जिससे वो विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 10, त्वरण का मात्रक है? इस प्रश्न का आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण होता क्या है? तो वेग में परिवर्तन की समय दर को हम त्वरण कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वेग में परिवर्तन की समय दर को हम त्वरण कहते हैं, या हम कहें वेग बट्टे समय इक्वल टू त्वरण, एक्सेलरेशन। अगर हम आम भाषा में समझें तो किसी वस्तु की स्पीड में जो गति होती है, प्रति सेकंड जो वृद्धि होती है, उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 11, न्यूटन का गति का पहला नियम संकल्पना देता है? इस प्रश्न का आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। न्यूटन की गति का जो पहला नियम है वो जड़त्व की परिभाषा देता है। न्यूटन की गति का पहला नियम कहता क्या है? यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में तो गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। और जड़त्व भी इसी बात का विरोध करता है। यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो उसे गति की अवस्था में ही रहने देने की कोशिश करता है, अगर वो विराम अवस्था में आती है तो उसका विरोध करता है। इसको आप एक इमेज से समझ सकते हैं। यहाँ पे आपको एक इमेज दी हुई है। ये कार चलाता हुआ कोई व्यक्ति है। जब कार एक गति की अवस्था में चल रही होती है और ड्राइवर अचानक से ब्रेक लगाता है तो आगे की ओर झुक जाता है। इस तरीके से वो आगे की ओर झुक जाता है, उसका ऊपरी जो हिस्सा है। इसका कारण जड़त्व ही है। जब कार चल रही होती है और अचानक से रुकती है तो व्यक्ति का जो निचला हिस्सा है वो तो अचानक विराम अवस्था में आ जाता है, अर्थात जब वो सीट पर बैठा है तो वो हिस्सा तो ब्रेक के लगते ही रुक जाता है, लेकिन जो ऊपरी हिस्सा है वो गति करता रहता है। इस वजह से उसको थोड़ा सा टाइम लगता है और वो आगे जाके झुक जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यही आपका जड़त्व होता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 12, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण है? इस प्रश्न का आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण प्रतिक्रिया है। न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया की सदैव समान और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यदि हम किसी पत्थर पर बल लगाते हैं या ठोकर मारते हैं तो पत्थर भी उसी बल से हम पर प्रतिक्रिया दिखाता है, जिसके कारण व्यक्ति को चोट लग जाती है।
देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 13, द्रव्यमान और भार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इस प्रश्न का आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान जो है वो अपरिवर्तनीय है, अपरिवर्तनीय है। द्रव्यमान क्या होता है? हम कहें किसी वस्तु का द्रव्यमान, जैसे आप कोई बॉल ले लीजिए जिसका वजन, मास जो है, द्रव्यमान को हम m से शो करते हैं। द्रव्यमान आपका m होता है जिसको हम m से शो करते हैं, और भार आपका होता है mg। g क्या है? g आपका गुरुत्वीय त्वरण है। मैंने आपको पार्ट 4 में बताया था गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। जब कोई वस्तु पृथ्वी पर गिरती है तो प्रति सेकंड उसके त्वरण में जो वृद्धि होती है उसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। सामान्य तौर पर इसका जो मान होता है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो द्रव्यमान जो होता है m, वो आपका केवल वजन होता है जो कभी बदलता नहीं है, आप कहीं भी चले जाइए। और जो कि भार होता है mg, वो बदलता रहता है। भार का फॉर्मूला mg होता है, जिसमें जो m है वो तो आपको कांस्टेंट रहेगा, जिससे वस्तु का जो वेट है वो तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन g जो है वो अलग अलग स्थानों पर बदलता रहता है। g का जो मान है, हम कहे पृथ्वी के केंद्र पर इसका मान 0 होता है, तो किसी व्यक्ति को पृथ्वी के केंद्र पर उसका जो भार है वो 0 प्रतीत होगा। इसका रीजन क्या है? भार का जो फॉर्मूला होता है वो mg होता है। जब g 0 हो जाएगा तो m भी उसको 0 लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर हम कहें ध्रुवों पर, तो ध्रुवों पर उसका भार उसे अधिक लगेगा, क्योंकि ध्रुवों पर g का मान बढ़ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और g का मान विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा पर भी कम होता है। ठीक है, आपको द्रव्यमान और भार में अंतर पता चल गया होगा। द्रव्यमान जो होता है आपका कांस्टेंट होता है, अपरिवर्तनीय होता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 14, लिफ्ट में स्थित किसी मनुष्य को अपना वजन कब 0 प्रतीत होता है? इस प्रश्न का आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। लिफ्ट में स्थित किसी मनुष्य को अपना वजन 0 प्रतीत होगा यदि लिफ्ट की जो डोरी है वो टूट जाए, अर्थात लिफ्ट जब सीधे नीचे गिर रही हो तो इस स्थिति में उसको लगेगा उसका वजन 0 हो गया है, उसमें वजन है ही नहीं। आपने इसका एग्जाम्पल किसी झूले से समझ सकते हो। जब किसी आप मेले के झूले में जाते हो तो जब झूला ऊपर से नीचे की ओर आता है तो हमें ऐसा लगता है कि हमें वजन है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में मनुष्य को अपना वजन 0 प्रतीत होता है। और जब लिफ्ट ए त्वरण से, कोई लिफ्ट है वो ए त्वरण से नीचे की ओर आ रही हो तो उसको वजन अपना कम प्रतीत होगा, अर्थात 0 प्रतीत नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा उसे अपना वजन कम प्रतीत होगा। और यदि ए त्वरण से ऊपर की ओर जा रही हो तो उसे अपना वजन थोड़ा सा बढ़ता हुआ प्रतीत होगा। ऐसा तभी होगा जब किसी त्वरण से ऊपर या नीचे की ओर जा रही हो। अगर लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर की ओर नीचे की ओर जा रही है तो उसके वजन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 15, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान है। इस प्रश्न का आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का मान 1/6 होता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 16, वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है। इस प्रश्न का आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। वायुमंडलीय जो हवा होती है वो पृथ्वी पर उसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण रखी जाती है। पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसको हम गुरुत्व बोलते हैं, आपको पता है। सपोज कीजिए ये आपकी पृथ्वी है, इसके चारों तरफ जो है वो वायुमंडल है, वो इसको रोके रख रहा है। किसके द्वारा? गुरुत्व के द्वारा। अगर पृथ्वी पर ये गुरुत्व ना हो तो पृथ्वी पर वायुमंडल टिक नहीं सकता।
आपने कभी सोचा होगा, ये आपकी पृथ्वी है जो पूर्ण रूप से गोल या दीर्घवृत्ताकार आप कह सकते हो। तो यहाँ से यहाँ पर स्थित व्यक्ति किस प्रकार से रुक रहा है, तो जो नीचे वाला व्यक्ति है वो किस प्रकार से रुक रहा होगा। तो पृथ्वी को आप एक चुंबक की भांति मान सकते हो, जिससे हर चीज इस तरीके से अपनी ओर खींची रहती है और वो चिपकी रहती है। ठीक इसी प्रकार वायुमंडल होता है जो पृथ्वी के चारों तरफ से घिरा रहता है, पृथ्वी का गुरुत्व बल जो है उसको रोके रखता है। यही कारण है कि अन्य ग्रहों पर जीवन संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल काफी कम होता है, जिस वजह से वहाँ वायुमंडल नहीं टिक पाता है और पृथ्वी का जो गुरुत्व है वो वायुमंडल को रोके रखता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न 17, पदार्थ जिनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित की जा सकती है। तो ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित की जा सकती है वो विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा नहीं बही जा सकती उन्हें कुचालक कहते हैं। जैसे आप समझिए तांबा, कॉपर। कॉपर जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है, उसमें आराम से विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। घरों में जो तार होते हैं वो भी कॉपर के बने होते हैं। अगर हम बात करें लकड़ी की, तो लकड़ी विद्युत की कुचालक होती है। सूखी लकड़ी अगर उसको गीला कर दी जाए तो उसमें करंट प्रवाहित हो जाता है। अर्धचालक क्या होते हैं? वैसे तो ये विद्युत के कुचालक होते हैं, अर्धचालक जो होते हैं विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन अगर इनमें कुछ पदार्थ मिलाया जाए तो ये क्या होते हैं, इनमें विद्युत धारा बहने लगती है। तो ऐसे पदार्थ जो होते तो कुचालक हैं, लेकिन इनमें कुछ मिला दिया जाए तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, तो ऐसे पदार्थ अर्धचालक कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं अपना अगला प्रश्न, विद्युत चालकता की इकाई क्या है। इस प्रश्न का आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। विद्युत चालकता की जो इकाई है वो म्हो MHO होती है। विद्युत चालकता बेसिकली होती क्या है? विद्युत चालकता ये बताती है कि किसी पदार्थ में विद्युत धारा किस स्पीड से बह सकती है या वो उसका कितना अच्छा चालक है। जैसे हम कहें कि चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है और तांबा उससे कम होता है, तांबा जो होता है वो उससे कम होता है, तो हम ये कहेंगे कि चांदी की जो विद्युत चालकता है वो तांबे से अधिक है और इसका जो मात्रक होता है वो म्हो होता है, MHO। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं अपना अगला प्रश्न, चालक का प्रतिरोध किससे बढ़ जाता है। लंबाई में वृद्धि, तापमान में वृद्धि, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में कमी, या इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। चालक के प्रतिरोध को हम R से शो करते हैं, जिसको इंग्लिश में रेजिस्टेंस बोलते हैं। जो रेजिस्टेंस होता है आपका वो लंबाई L के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात अगर किसी तार है उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, और A के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब क्षेत्रफल के उल्टा होता है। अर्थात अगर क्षेत्रफल में कमी होगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा और क्षेत्रफल में वृद्धि होगी तो प्रतिरोध कम होगा, और तापमान में वृद्धि करने से भी चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। प्रतिरोध होता क्या है? प्रतिरोध बेसिकली चालक की विद्युत चालकता का विरोध करता है। अगर किसी वस्तु का प्रतिरोध जितना अधिक होगा वो विद्युत की चालक उतनी ही कम होगी। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे हम कहें अगर किसी पदार्थ का प्रतिरोध अनंत है, बहुत ज़्यादा है, तो वो विद्युत का चालक नहीं होगा, उसमें विद्युत धारा नहीं बह सकती। और अगर चालक का प्रतिरोध बहुत ही कम है तो उसमें विद्युत धारा आसानी से बह सकती है। हम इसको फिर से चांदी के एग्जांपल से समझते हैं। आपकी जो चांदी होती है, चांदी का जो सिंबल होता है वो Ag होता है। क्या होता है? Ag। चांदी का जो प्रतिरोध होगा इस हिसाब से बहुत ही कम होगा। क्यों? क्योंकि उसमें विद्युत धारा बहुत आसानी से प्रवाहित हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो प्रतिरोध क्या होता है? जो विद्युत धारा का विरोध करता है।
ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 20। जिन पदार्थों में अनंत प्रतिरोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया था, अगर किसी पदार्थ का प्रतिरोध अनंत है तो विद्युत के कुचालक होंगे। कुचालक को हम विद्युत रोधी भी कहते हैं। तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। आहार नाल एक लंबी नली है जो विस्तारित है। इस प्रश्न का आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। आहार नाल मुंह से लेकर गुदा तक होती है। आहार नाल क्या होती है? हमारा भोजन शुरू से लेकर लास्ट तक जहाँ तक जाता है, जहाँ जिसका पचाव होता है, वो आपकी आहार नाल होती है और ये मुंह से लेकर गुदा तक होती है। आप इस इमेज में देख सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट होती है आहार नाल और लास्ट तक आपके जहाँ से आपका मलाशय निकलता है वहाँ तक लंबी होती है और इसके कई सारे पार्ट्स होते हैं। ये जो है आपका ये आमाशय होता है। आपको ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रही है इसको हम बड़ी आंत बोलते हैं और जो यहाँ ऑरेंज जैसी कलर की दिख रही है उसे हम छोटी आंत बोलते हैं। फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखिएगा, छोटी आंत की लंबाई बड़ी आंत से ज़्यादा होती है। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 22। एंजाइम क्या होते हैं? इस प्रश्न का आपका ऑप्शन है सही आंसर हो जाएगा। एंजाइम जो होते हैं वो आपके प्रोटीन के बने होते हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 23। सॉरी फ्रेंड्स, क्वेश्चन रिपीट हो गया। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 23। मसूड़ों में खून निम्न में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। मसूड़ों में खून विटामिन सी की कमी के कारण आता है और विटामिन सी के अच्छे स्रोत क्या हैं? जैसे आपका संतरा हो गया, नींबू हो गया, जो रसेदार फल होते हैं वो आपके विटामिन सी होते हैं, उनमें विटामिन सी प्रचुरता में पाई जाती है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 24। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? इस प्रश्न का आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। रेटिनॉल आपका विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। थायमीन आपका विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है और टोकोफेरोल आपका विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 25। तंबाकू में निम्न में से क्या होता है? इस प्रश्न का आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। तंबाकू में निकोटीन पदार्थ पाया जाता है जो कि स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक होता है। तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। बाकी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।